गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का पांडे गुरुकुल अड्डा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आपको डेली डेली एक एक चैप्टर खत्म कराए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का चैप्टर होगा वो होगा सर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है। और यहाँ से हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। सर यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा पेपर में एकदम 100% आपके छप के मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत जल्दी सर क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देर किए, बहुत मजा आने वाला है सर। हम लोग यहाँ पे आज 3 चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हम लोगों ने सर जो क्वेश्चन ले रखा है वो सर क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है प्यारे बच्चों, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तक के क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है सर, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है सर, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, सारे लॉन्ग आंसर लेके आए सर, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सर, पहला क्वेश्चन है सर, द्रव तरंगे क्या होती हैं, इसके लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है वैज्ञानिक थे हमारे, है ना, वैज्ञानिक थे हमारे सर डी ब्रॉगली, है ना। वैज्ञानिक हमारे कौन थे सर, डी ब्रॉगली थे। डी ब्रॉगली ने बोला कि ये जो कण है सर, है ना, कण से संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य होती है जिसको हम लोग डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब उनका मानना था कि कण और तरंग में समरूपता दिखाई जाए। मतलब उन्होंने बोला कि जब कोई कण गतिमान होता है, जब कोई कण गति करता है, तो उससे संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य होती है जिसको उन्होंने नाम दिया डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। और इसको बेटा प्रायोगिक रूप से व्याख्या जो की उन्होंने डेविसन और जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया कि कण के संबंध में एक तरंग दैर्ध्य भी होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंगे हैं, द्रव तरंगे होती क्या है, तो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया कि सर जब कोई कण गतिमान होता है तो उससे संबद्ध एक क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, जिससे हम लोग डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अगर आपको सिंपल सी भाषा में जानना है तो, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, आंसर कैसे लिखना है वो जान लो कि डी ब्रॉगली के अनुसार, है ना, डी ब्रॉगली के अनुसार जो है, ठीक है, मेरे साथ नोट करते चलेंगे। डी ब्रॉगली के अनुसार किसी गतिमान कण से संबद्ध, है ना, किसी गतिमान कण से, है ना, किसी गतिमान कण के संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य होती है ना, एक तरंग दैर्ध्य होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, तो बहुत आसान है। आपने देखा कि मान लेते हैं आइंस्टीन, है ना, माना कोई एम द्रव्यमान का कण है और वो किसी वेग से गति कर रहा है, तो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से अगर हम बात करते हैं, आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से, तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या होता है सर, mc स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर किसी फोटोन, है ना, फोटोन, किसी फोटोन की ऊर्जा, किसी फोटोन की ऊर्जा, किसी अगर हम फोटोन की ऊर्जा की बात करते हैं तो E बराबर होता है सर एच न्यू। E बराबर क्या होता है, एच न्यू। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेंगे। 1 व 2 से अगर हम बात करते हैं सर, समीकरण 1 व 2 से अगर बात की जाए, समीकरण 1 व 2 से, तो हमें क्या मिलेगा सर, mc स्क्वायर बराबर एच न्यू, और m बराबर क्या मिलेगा सर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेंगे। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब हमें पता है सर संवेग बराबर होता है, अब हमें पता है सर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। संवेग बराबर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग। क्या लिखेंगे, संवेग बराबर लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा m इंटू सी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी। सी से सी क्या हो जाएगा सर, P बराबर हो जाएगा क्या, P बराबर हो जाएगा सर एच न्यू बाई सी, है ना। और C बाई न्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा इक्वल टू होता है C बाई न्यू। तो अगर हम इसको नीचे भेजे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P बराबर H अपॉन C बाई न्यू। तो इसको C बाई न्यू की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा। तो P बराबर H अपॉन लैम्डा, P बराबर H अपॉन लैम्डा। या तो अगर हम यहां से बात करें
तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, h अपॉन पी, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है, डेरिवेशन में पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि सर प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको बोला है सबसे पहले तो आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताइए, और इसको आप नोट कर लेंगे कि सरकार ये 2026 के पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है सर, 2026 के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2026 के पेपर में। आपको बोला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन जी ने बताया कि, है ना, कि मान लेते हैं ये कोई धातु का पृष्ठ है ना, ये कोई धातु का पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई धातु का पृष्ठ है, तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, क्या बेटा, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति की ऊर्जा, या तो उच्च आवृत्ति का प्रकाश जो है प्यारे बच्चों आपतित कराया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु के पृष्ठ से क्या उत्सर्जन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इसी घटना को, ये उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह पूरी घटना प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ये पूरी घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ये पूरी घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सिंपल सी बात है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब बात होती सर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर दिया कि जैसे यहाँ पे उच्च आवृत्ति का प्रकाश हम लोगों ने भेजा, तो ये क्या करता है, ये जो ऊर्जा है इसकी, वो क्या करता है सर, ये धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है, और ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, वो कार फलन के रूप में। कार फलन के रूप में क्या, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कार फलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार फलन कहते हैं। और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से निकाल के गति कराने में, किसमें प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से निकाल के गति कराने में उपयोग होती है। गति कराने में किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। गति कराने में किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो संपूर्ण भाग है वो क्या प्यारे बच्चों, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ भाग कार फलन के रूप में, और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गति कराने के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से बात करते हैं, अगर हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, कार फलन प्लस गतिज ऊर्जा। कार फलन क्या हो जाएगी सर, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और कुल ऊर्जा कितना है, ई, और यहाँ पे कार फलन फाई, और ये हो जाएगा के, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ई माइनस फाई। यही है मेरा बच्चों आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। इसी को क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। और अगर इसको हम लिखना चाहें, अगर इसको हम और लिखना चाहें, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, और E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, कार फलन होता है एच न्यू नॉट, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे एक्सपेंड करना चाहो तो ये सर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, और न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा, और ये hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये आपका आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हेडिंग डालते, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आप एग्जाम में हेडिंग डालते, और पहले जो मैंने अभी डिफिनेशन आपको समझाई कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, और यह घटना
प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, आपतित ऊर्जा का कुछ भाग कारफलन के रूप में और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गति कराने में गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपको यहां तक दिखाना था और पेपर में 5 नंबर आपको मिल जाते। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर है तो ज्यादा आपको लिखना नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया बस उतना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। सर प्रकाश के व्यतिकरण की बात कर रहा है और व्यतिकरण से पूछ रहा है आप क्या समझते हैं और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। सर बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार सर पेपर में, आज मैं उतने ही क्वेश्चन लाया हूं जो कि लगातार सर हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है जब दो या दो से अधिक प्रकाश, है ना, किसी माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम पाई जाती है, और इसी घटना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का व्यतिकरण। तो सबसे पहले आपको व्यतिकरण लिखना पड़ेगा। सर व्यतिकरण क्या होता है? सबसे पहले आपको व्यतिकरण लिखना है, आप ऐसे हेडिंग डालते और अभी हमने जो समझाया आपको व्यतिकरण लिख देना पेपर में। क्या क्या लिखना है कि जब किसी माध्यम में, है ना, जब किसी माध्यम में किसी बिंदु पर, जब किसी माध्यम में किसी बिंदु पर, है ना, जब किसी माध्यम में किसी बिंदु पर तरंगे अध्यारोपित होती हैं, तरंगे अध्यारोपित होती हैं, है ना, तरंगे अध्यारोपित होती हैं, है ना, तो अध्यारोपित होती हैं तो कुछ स्थानों पर, है ना, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम होती हैं, कुछ स्थानों पर न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है, कुछ स्थानों पर न्यूनतम तथा कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। बस आपको इतना लिखना था, है ना, बस आपको इतना लिखना था, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते पूछा है तो आपको इतना लिख देना था। ठीक है, फिर आपको बोला है फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, है ना, तो इसके लिए आपने पढ़ रखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालेंगे। आइए सीखते हैं सर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या। इसको हम लोग शॉर्ट में YDSE पढ़ते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा कि मान ली सर यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S, ठीक है, बिंदु स्रोत है, तो आपको पता है बिंदु स्रोत है तो यहां से तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, यहां से तरंगाग्र आगे बढ़ेगा। तो मान लेते एक स्लिट मेरे पास ये है, एक स्लिट मेरे पास S है। अब इसी के सामने दो स्लिट है मेरे पास, एक स्लिट और है, यहाँ पे दो छिद्र हैं, एक छिद्र S1 है और एक छिद्र S2 है, और ये मेरे पास प्यारे बच्चों स्क्रीन है, ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन है, जिसको हम लोग पर्दा कहते हैं, इसको हम लोग पर्दा कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल d से लिखते हैं, इसको हम लोग स्मॉल d से लिखेंगे। स्मॉल d क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्लिट की चौड़ाई। स्मॉल d है क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, स्मॉल d को क्या कहते हैं, स्लिट की चौड़ाई। और ये प्यारे बच्चों कैपिटल D है। कैपिटल D क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपिटल D है स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी को मैं कैपिटल D से लिखता हूँ, स्लिट से पर्दे की दूरी को मैं कैपिटल D से लिखूंगा। ठीक है, स्लिट से पर्दे की दूरी को मैं कैपिटल D से लिखूंगा। अब ये हमारा केंद्र है, ठीक है, पर्दे का बिंदु को मान लेते हैं कि सर बिंदु A से, है ना, मान लेते हैं बिंदु O से यहाँ पे कोई एक बिंदु P है जहां पे कोई ना कोई फ्रिंज बनेगी। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, x है, जिसकी दूरी कितनी है, x है। अब हमें ये नहीं पता कि वहां पे दीप्त फ्रिंज है अदीप्त फ्रिंज है, वो हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है पथांतर पे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां से तरंगाग्र
निकलेगी, और जहां पे स्पर्श होती वहां पे प्रत्येक कण नए तरंग का कार्य करता है। फिर S1 से निकली और S2 से निकली। मान लेते S1 से बिंदु P पर कुछ ऐसे आपतित हुई होगी, S2 से बिंदु P पर कुछ ऐसे आपतित हुई होगी। हमने मान लिया एक बिंदु P है जहां पे हमें फ्रिंज प्राप्त हुआ। अब वो दीप्त है अदीप्त है मैटर नहीं करता। अगर हमने देखा कि सर S1P है ना, और अगर इसको देखा जाए तो ये सर थीटा है, बहुत सूक्ष्म कोण बनते थीटा, ठीक है। अब देखें कि S1P सर छोटा है S2P से, है ना, क्योंकि अगर दोनों एक ही समय पे पहुंचती है और दोनों में पथांतर नहीं होता है ना, तो वहां पे सब पे एक जैसी फ्रिंज बढ़ती। इस पथांतर के कारण ही फ्रिंज दीप्त और अदीप्त बन रही है। तो हमने देखा सर S1P और S2P, S1P छोटा है S2P बड़ा है, तो यहां पे पथांतर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? पथांतर क्रिएट हो रहा है। और ये पथांतर है क्या? इसके लिए हमने यहां से एक लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, और ये थीटा, और इसका नाम हमने रखा A। यही हमारा क्या है सर? पथांतर है। यही हमारा क्या है सर? पथांतर। यही हमारा क्या है? पथांतर। यही हमारा क्या है? पथांतर है। अगर हम पथांतर की बात करते हैं तो यहां पे क्या है? पथांतर क्या है? S2P माइनस S1P बराबर S2A। यही हमारा क्या है? पथांतर है। भाई पथांतर मतलब दो किरणों के पथ का अंतर इतना ही तो है, S2A ही तो है। और ये है किसके बराबर? ये S2A है किसके बराबर? अगर हम यहाँ पे S2A निकालना चाहें तो देखिए यहाँ थीटा बन रहा है, ये लंब दिया हुआ है, ये कर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम थीटा की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें तो साइन थीटा, कोण बहुत छोटा है तो थीटा के बराबर है। लंब बटे कण मतलब S2 अपॉन डी, S2A अपॉन डी, S2A अपॉन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और S2A है कितना? S2A है कितना सर? पाथ डिफरेंस को डेल्टा से लिखते हैं, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करते, इसको ओ डैश मान लो, तो पी ओ डैश ओ है ना। अगर हम मानते हैं त्रिभुज पी ओ डैश ओ से, तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो भैया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है? x, और आधार कितना है? d, तो x अपॉन डी। इसको इक्वेशन क्या मान ले सर? सेकंड मान ले। इसको इक्वेशन क्या मान ले? सेकंड मान ले। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से बात करते हैं, अगर समीकरण 1 व 2 से बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, तो भैया पथांतर अपॉन डी इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, पथांतर अपॉन डी इक्वल्स टू एक्स अपॉन क्या? कैपिटल डी मिलेगा। बोल भाई इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां से पथांतर क्या हो जाएगा सर? यहां से पथांतर क्या हो जाएगा? यहां से एक्स डी अपॉन क्या? डी, एक्स डी अपॉन क्या प्यारे बच्चों? डी। यहाँ पे एक्स हमें उस स्थिति का पता चल गया, एक्स हमें उस स्थिति का पता चल गया जहां पे फ्रिंज बन रही है, जहां पे फ्रिंज बन रही है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाथ डिफरेंस डी बाई डी। अब हमें फ्रिंज चौड़ाई बोला है दीप्त और अदीप्त, ठीक है। तो आइए इधर करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम मिटा देते हैं, इतने का कोई काम नहीं है। आइए थोड़ा सा डायग्राम मिटा देते हैं, है ना। आ जाओ भाई, है ना, इतने में काम चला लेते हैं ना। आ जाओ इधर वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं तो बताइए, अगर एनवी दीप्त है, एनवी दीप्त है तो अगली n प्लस वन भी दीप्त होगी। तो अगर हम मान लेते हैं तो x n प्लस वन लिखते हैं, तो ये यहाँ पे दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है? n लैम्डा। बोल भाई दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा? n लैम्डा होगा। तो x n प्लस वन क्या बनेगा? n प्लस वन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और xn क्या बनेगा सर? xn क्या बनेगा? n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही तो बनेगा। अब फ्रिंज चौड़ाई पूछा है, फ्रिंज चौड़ाई पूछा है, तो फ्रिंज चौड़ाई को अपन लोग बीटा से लिखेंगे, तो कैसे निकालेंगे? एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो भैया इसको माइनस करिए, तो ये एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस का डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी,
माइनस का n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फ्रिंज चौड़ाई जो हमें प्राप्त हो रही है वो कितना प्राप्त हो रही है, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र हमें क्या प्राप्त होगा, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। बात क्लियर है? बिल्कुल सर, नोट कर लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर, बहुत आसान तरीके में मैंने बताया, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है सर। आप यहाँ पे 1 घंटे की क्लास में पूरा सीख के जाएंगे, ठीक है? तो चलिए सर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाइगेंस क्या तरंग सिद्धांत क्या है आपको पता है कि हाइगेंस ने क्या माना था कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। चूंकि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, तो हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम, भारहीन माध्यम ईथर की कल्पना की, जिसमें प्रकाश तरंग संचरण के सभी गुण थे। ये तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत क्या है, तो हाइगेंस ने एक कॉन्सेप्ट दिया सर तरंगाग्र, है ना, एक कॉन्सेप्ट बना सर तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें कंपन करने वाले कण समान कला में होते हैं, उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। मतलब जब कोई कंपन कण, है ना, जब कोई कंपन स्रोत तरंग उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, मतलब एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि वह पृष्ठ, है ना, कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, ऐसे लिखेंगे, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें कंपन करने वाले कण, है ना, जिसमें कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिसमें कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, है ना, समान कला में होते हैं, उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, उसका बिंदुपथ क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, तरंगाग्र कहलाता है। उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। तो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कुछ पॉइंट दिए। जो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है सर, तरंगाग्र की परिभाषा लिख देना। ठीक है, तरंगाग्र की परिभाषा लिख देना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचेगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचेगा, यहां पर प्रत्येक कण एक नए तरंग का स्रोत बन जाता है। मतलब किसी भी माध्यम में, यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है ना, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, प्रत्येक कण, है ना, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, प्रत्येक कण नए स्रोत बन जाता है, प्रत्येक कण नए स्रोत बन जाता है ना, प्रत्येक कण नए स्रोत बन जाता है और नई तरंग उत्पन्न करता है, क्या करता है, नई तरंग उत्पन्न करता है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यह माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं, उसी चाल से क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, क्या करना है, दूसरा पॉइंट लिखना है ना। अब किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे बढ़ते हुए दिशा में अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे दूसरा अगला पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। आई जैसे हमने माना कि मान लेते हैं मेरे पास एक कोई ये प्रकाश स्रोत एस है,
अब यहां से तरंगिकाएं बढ़ रही हैं, ऐसे मान लेते हैं, है ना, ऐसे ये आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचते गए, हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचते गए। जैसे ये ए बी था, हमने स्पर्श रेखा खींचा, ए डैश बी डैश खींचा, तो ये क्या करता है, खींची गई स्पर्श रेखा जो है, खींची गई स्पर्श रेखा, क्या प्यारे बच्चों, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा कण, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित करती है, तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है, स्थिति प्रदर्शित करती है, स्थिति प्रदर्शित करती है। बात समझ में आई? ये मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे बढ़ने की दिशा में अगर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते जाते हैं तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार तरंग आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है किसमें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। अब बोल रहा है इसके आधार पर सर, एक मैं करके दिखा रहा हूं परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन को आपको सेम करना है, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ बनाते, आइए, हमने एक परावर्तक पृष्ठ बना लिया, आइए, सबसे पहले हमने एक परावर्तक पृष्ठ बनाया, मान लेते हैं ये परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास, ठीक है, एम और एम डैश, एम और एम डैश, ये मेरे पास एक परावर्तक पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। भाई परावर्तन चाहिए तो परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। हमने माना कि इस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होती है, जैसे ये सपोज ये एक तरंगाग्र है, इस तरह तिरछा आपतित हो रही है, ठीक है, ये इस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रही है, तो यहां पे हमने मान लिया कि एक समतल तरंगाग्र है ए बी, ठीक है, ए और बी, तो ये यहाँ पे कैसे आपतित हो रही सर, तिरछा आपतित हो रही है, ठीक है, ये हमने इसको तिरछा आपतित करा दिया, ठीक। तो ए और बी इस पे तिरछा आपतित हुई, तो आपने देखा कि पृष्ठ को बिंदु ए सबसे पहले स्पर्श करता है, पृष्ठ को बिंदु ए पहले स्पर्श करता है और बी अभी भी वायु में है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्रकाश किरण है, ये हमारी क्या है, पीछे प्रकाश किरण है, और ए बी हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र है, ए बी हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र है, ठीक है, ए बी हमारा समतल तरंगाग्र है, ठीक। अब आपने देखा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर बिंदु ए से नए नए तरंग स्रोत उत्पन्न होंगे जो कि इसी माध्यम में आगे बढ़ेगी। तो जितनी टाइम पे बी से ये सी पे पहुंचेगा उतनी ही डिस्टेंस लेके बिंदु ए को केंद्र मान के हमने क्या लगा दिया, चाप लगा दिया, ठीक है, मतलब जितना बी से सी, यहां पे बी से डी दूरी तय की, उतने में ही नई तरंगिकाएं बी से कहां पहुंच गई, सी पे पहुंच गए, उतने दूरी में नई तरंगिकाएं कहां पहुंच गई, बी से सी दूरी पे। तो यहाँ पे जो सी डी हमें मिल रहा है, सी डी हमें जो मिल रहा है, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है सी डी, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र सी डी। अब यही प्रोसेस सर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यही प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने दो अभिलंब खींचे N1 और N2, हमने दो अभिलंब खींचे N1 और N2, मतलब AN1 और DN2 हमारे क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। अब बताइए आपतित किरण है तो ये कोण क्या होगा, आई होगा, तो ये भी कोण क्या होगा, आई हो जाएगा, ये भी कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आर है, ये अगर आर है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये वाली दूरी कितनी है भाई, दूरी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय, ठीक है। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, देखो एक है ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी से अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी से बात करते हैं, तो अगर हम साइन आई लेते हैं, साइन आई अगर हम लेते हैं तो भैया बी सी बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, है ना, तो जो साइन आई हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, और बी डी कितना है, सी इंटू टी, और ये ए डी हो जाएगा समीकरण है। अगर हम त्रिभुज बात करते हैं सी डी ए से, अगर हम त्रिभुज सी डी ए से बात करते हैं तो साइन आर लेंगे, साइन आर कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डी, साइन आर कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डी, और ए सी कितना है, सी इंटू टी, और ये कितना है, ए डी ही है,
इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। भैया दोनों को डिवाइड करा लीजिए, दोनों को डिवाइड कराइए सरकार, दोनों को भाग कराइए, दोनों को डिवाइड करा लीजिए। जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो भैया देखिए सेम वैल्यू लिखी हुई है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वस टू 1, या तो हम कह सकते हैं आई इक्वस टू आर, आई इक्वस टू क्या, आर, जो कि परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है, जो कि परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होगा। अब आपती तरंगाग्र, दूसरी बात देखिए, आपती तरंगाग्र ए बी, आपती तरंगाग्र ए बी, ठीक है। दूसरी देखिए, आपती तरंगाग्र ए बी, आपती तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र सी डी, परावर्तित तरंगाग्र सी डी, दोनों लिखना पड़ेगा। तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब कौन कौन से हैं, तथा अभिलंब AN1 तथा DN2, DN2 सभी एक ही तल में है, सभी एक ही तल में है, सभी एक ही तल में है। तो इस प्रकार हम लोग परावर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते। देखिए ये पहला नियम प्रूफ कर रहा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये प्यारे बच्चों दूसरा नियम प्रूफ कर रहा है आपती तरंगा, परावर्तित तरंगार और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको होमवर्क में सर अपवर्तन का करना है और बोलना है आपको बना कि नहीं बना, कमेंट में मैसेज करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चले। तो प्यारे बच्चों जो ये मैं आज यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना कि सर यहाँ है ना कि आपको आ नहीं रहा, आपके पेपर में ये नहीं आएगा। सर डेफिनेटली आपके पेपर में पूछेगा, डेफिनेटली आपके पेपर में पूछेगा। वो एक खूबसूरत सी शायरी मेरे को याद आ गई कि किसी की एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे, कि एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे, हम भी एक समय के लिए सदमे में आ गए थे, हम भी एक समय के लिए सदमे में आ गए थे। उसे तो तलाश किसी और की थी, उसे तो तलाश किसी और की थी, हम बेवजह उसके रास्ते में आ गए थे। तो प्यारे बच्चों आपकी मंजिल है पढ़ाई, आपको पढ़ाई से घबराना नहीं है, पढ़ाई से दूर नहीं जाना है, आप पढ़ते रहिए। डेफिनेटली 70 में 70 का टारगेट है सर, पेपर में मैं दिला के मानूंगा। ठीक है, तो चलिए सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया सर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र आपको पता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्या होता है, बिल्कुल सर, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2, और यहाँ पे होता है सर साइन a बाई 2। इसी को सरकार प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो आपको फॉर्मूला देख के लग रहा है सर ये साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब आई निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, फिर स्नेल के नियम में फेंक देना है और ये प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई करते। तो सबसे पहले सर एक हम लोग प्रिज्म बनाते, एक हमने प्रिज्म बनाया। ठीक है, अब प्रिज्म पे अपवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अभिलंब बना लिया, दो अभिलंब बना लिए। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, ये विरल है, ये सघन है, कुछ इस तरह गई, ये सघन है, विरल है, कुछ इस तरह बाहर हो गई। ठीक है, अगर हम देखें जब आपतित किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं और ये निर्गत किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है सर डेल्टा एम। क्या प्राप्त होता है, डेल्टा एम। ये क्या है, न्यूनतम विचलन को, और ये नॉर्मल है एन और N2, N1 और N2। तो ये भैया अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये कोण हो जाएगा हमारा आई, ये कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो ये हो जाएगा आर, अपवर्तित किरण है, आर हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या बचेगा सर, ये वाला हमारा क्या बचेगा, आई माइनस आई। ठीक है, इसको हम लोग निर्गत कोण को आई डैश से लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सर आर डैश मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई डैश माइनस आर डैश, है ना। देखिए ये आई डैश था तो ये पूरा आई डैश होता, तो आर डैश को कम करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलो, और ये प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे मिलाएं तो ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको हमने नाम दिया ई। क्या नाम दिया, ई। और ये हमारा बन गया पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस। तो आपने सीखा होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इस तरह होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से, है ना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से, तो आप देखिए सर
दो अंताकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अंताकोण क्या है, आई माइनस आर, ये है सर आई डैश माइनस आर डैश बराबर में डेल है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मार देना, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, आई प्लस आई डैश, आर कॉमन लिख लीजिए, आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या, डेल एम। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक, अब देखें कि सर त्रिभुज पी क्यू आर की अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज पी आर एस की बात करते हैं, पी आर एस की बात करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, अगर हम चतुर्भुज पी, इसको नाम दो पी ए नाम दे दो, है ना, त्रिभुज एबीसी है, तो पी ए आर एस, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो a प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड मान लो। अगर हम 2 और 3 से देखते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से, आइए बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा सर, पेपर में गर्दा उड़ा दोगे, है ना। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से अगर हम बात करते हैं तो भैया r प्लस आर डैश प्लस ई बराबर a प्लस ई। ठीक है, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, r प्लस आर डैश बराबर a मिलेगा, है ना। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन में, अल्पतम विचलन में r डैश बराबर r होता है, तो यहां से 2r बराबर a हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा a/2। बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, अब पुनः समीकरण 1 से, आइए बहुत आसान है सर, पुनः 1 से, पुनः 1 से, एक है क्या सर, i प्लस आई डैश को i लग, आई डैश क्या हो जाएगा सर, आई डैश आई के बराबर हो जाएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो आई प्लस आई, आर प्लस आर डैश की जगह क्या दिख रहा है, ए, यहाँ ए रख दो, इधर डेल एम है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो ये 2i बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम, आई बराबर हो जाएगा सर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, आई बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो बताइए i और r की वैल्यू मिल गई, तो स्नेल के नियम से उठाइए सर, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम उठाइए और आपको i और r फेंक देना है, n बराबर होता है साइन i अपॉन साइन r, तो मिल गई वही जिसकी तुम्हें तलाश थी, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपॉन में प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन a बाई 2। तो बताइए क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है मेरे लाल, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। क्या आप यही ढूंढ रहे थे, क्या आप सर यही ढूंढ रहे थे पेपर के लिए, बिल्कुल सर यही ढूंढ रहे थे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 2 डेरिवेशन और करेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार सर, आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, आइए सर नेक्स्ट है कि गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की सहायता से लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सीख लेते हैं, यहाँ पे है, ठीक, उसके बाद लेंस मेकर पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी गोली पृष्ठ यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक गोली पृष्ठ बनाया, ठीक है ऐसा, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, एक सिखा रहा हूं, दूसरा आप अपने से कर लेना। ठीक है, ऐसे है। ठीक, अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है और ये वक्रता केंद्र है, इस यहीं से हमने अभिलंब खींच लिया, यहीं से हमने अभिलंब खींच लिया है। आपको पता है कि यहाँ बिंदु वस्तु है तो बनने वाले कोण बहुत छोटे बनेंगे, तो जब यहां से प्रकाश किरण जा रही है, यहां से ऐसे इधर जा रही है, तो बताइए जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक गई, जब अभिलंब की तरफ झुक गई तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया और इसका द्वारक बहुत पतला, अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो लगभग सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया सर आर, इसको नाम दिया आर, और ये जो है सर इसका नाम है प्रतिबिंब, तो ये वी हो जाएगा, और ये सर इसका नाम हो जाएगा वस्तु। ठीक है, आइए आप देख रहे हैं सर ये अभिलंब है, आपतित किरण है, तो ये कोण आई बनेगा, और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये कोण आर बनेगा, और यहाँ पे सूक्ष्म कोण बन रहा है अल्फा बीटा और क्या बन रहा है सर, गामा बन रहा है, अल्फा बीटा और गामा बन रहा है। अब इसका नाम रखिए, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम रख देते पी। ठीक है, अब देख रहे थे कि त्रिभुज ओ ए सी से, सबसे पहली बात त्रिभुज ओ ए सी से अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज ओ ए सी से अगर हम बात करते हैं तो बताइए दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है, तो मतलब आई बराबर क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा,
आई बराबर क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, और आप यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली त्रिभुज ए आई सी से अगर हम बात करते हैं, ए आई सी से, तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, तो यहां से आर बराबर क्या मिल गया, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन सेकेंड। आर बराबर क्या मिल गया, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम स्नेल लॉ लगाते हैं तो स्नेल लॉ क्या कहता है, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू हो जाएगा आई बाई आर, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, लेकिन कोण बहुत छोटे हैं तो आई बाई आर हो जाएगा। अब आई और आर का मान रख दीजिए, तो आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा, ये N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। अब मल्टीप्लाई कराइए तो ये बनेगा N1 अल्फा, N1 बीटा, N2 बीटा माइनस N2 गामा, ठीक है, इतना बन गया। अब बीटा को एक साइड कर लीजिए, तो N1 अल्फा प्लस N2 गामा, बीटा कॉमन हो जाएगा तो N2 माइनस क्या मिलेगा, N1 मिल जाएगा, N2 माइनस क्या मिलेगा, N1 मिल जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ये वाला OAP से, है ना, त्रिभुज OAP से अगर हम बात करवाए तो tan अल्फा बराबर अल्फा AP अपॉन माइनस का यू, देखिए लंब बटे आधार, AP अपॉन माइनस यू। अगर हम यहां बात करते हैं त्रिभुज ACP से, अगर हम इधर बात करते हैं त्रिभुज ACP से, तो tan बीटा बराबर बीटा, क्योंकि कोण बहुत है ना, सूक्ष्म है, तो AP अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर त्रिभुज AIP से, अगर हम त्रिभुज AIP से बात करते हैं तो tan गामा बराबर AP अपॉन V हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सर उठा के रख देना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सर उठा के रख देना, अल्फा बीटा गामा। तो भैया अल्फा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन, अल्फा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन माइनस का यू, AP अपॉन माइनस का यू। गामा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन गामा कहां गया भाई, V, AP अपॉन V, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन R, ये हो जाएगा N2 माइनस N1। इतनी बात क्लियर है। अगर आप देखें सब में से AP क्या है, कॉमन होके कट जाएगा, AP कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या रहा है प्यारे बच्चों, N2 अपॉन V, N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 बाई R। तो यही है प्यारे बच्चों गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यही क्या है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो बहुत आसान है सर, 5 नंबर में आता है सर, 5 में 3 में आपको देखने को जरूर मिलेंगे सर क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेशन दे देगा, उसके पहले थोड़ा सा कोई थ्योरी लगा देगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक आज हमने सीखा सर 3 चैप्टर के सर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखा। एग्जाम में इसके बाहर प्यारे बच्चों कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का वादा मेरा। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको लेंस मेकर सूत्र सर प्रूफ करके दिखाना है और कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। और या तो आपको व्हाट्सएप पे जितने बच्चे सॉल्व करेंगे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर देना, 30 है ना, 7355740382 में व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे, वहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स आपको सेंड करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, क्वेश्चन के लिए, डाउट सॉल्विंग, है ना, डाउट के लिए आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सर हेलो का मैसेज करना है बस, ठीक है, हेलो का आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जिंदाबाद।